अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या वो वाकई अभी तक पब्लिक चेयरमैन अकाउंट कमेटी बनने जा रहे हैं या फ़िलहाल उनके नाम को खटाई में डाल दिया गया। PTI ने जलसों का फाइनली ऐलान कर दिया है। क्या जलसे उस तारीखों को हो सकेंगे जो अनाउंस की गई, इस पर भी बात करेंगे। आज यौम तासीस था PTI का और एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया था। सरकर्दा रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी बड़ी शोला बयां किस्म की थी और उन्होंने एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिसके हवाले से बात करेंगे। हसन न्याज़ी और इबाद फ़ारूक साहब के हवाले से भी ये बताया गया है कि आज उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हो गई है फाइनली और उनको खैरियत से पाया गया है और अब वो जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो मुतमईन भी हैं। तो इस खबर की डिटेल भी शेयर करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से भी आज उनके वकीलों की मुलाकात हुई है। नईम हैदर पंजोता ने भी आज उनसे मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने भी ब्रीफ किया है, तो थोड़ा सा उनकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो कि कराची में मौजूद थे। पहले वो लाहौर होके गए, अब कराची में गए, तो ये दोनों जगह पर उनके जाने का क्या विज़िट के दौरान उन्होंने हासिल किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने आज जो तकरीब में एक दो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आज काफ़ी मौजूए बहस रही मरीम नवाज़, जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था और सिर्फ यहीं तक नहीं कि पुलिस यूनिफॉर्म उस वक्त तक पहना हो जब तक कि उन्होंने पुलिस लाइंस में खिताब करना था पासिंग आउट परेड से, बल्कि उसके बाद भी इतना उन्हें पसंद आया कि सारा दिन वो इसी यूनिफॉर्म के अंदर घूमती रहीं। तो ये सब चीज़ें आज इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं क्योंकि यही खबर ज़रा सबसे ज़्यादा चलती रही मीडिया पे मरीम नवाज़ के हवाले से। इस पर काफ़ी हद तक बात मैं पहले कर चुकी हूँ व्लॉग में। और दूसरा ये कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद ये भी हो रही थी कि जनाब लीगली ये जायज़ ही नहीं है कानूनी तौर पर कि आप पुलिस का या किसी भी आर्म्ड फोर्स का यूनिफॉर्म पहने और ये आपके ख़िलाफ़ बाकायदा कोई मुकदमा भी बन सकता है इसके ऊपर। तो ये इसकी इजाज़त नहीं है कानून में। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने निशानदेही की तो पता ये चला कि जनाब पहले ही से रूल्स में तरमीम कर दी गई है। और मज़े की बात यह कि 30 जनवरी का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जी रूल्स में तरमीम कर दी गई थी और तरमीम के मुताबिक अब गवर्नर हों या वज़ीर आला दोनों को यूनिफॉर्म पहनना अलाउ है अगर वो कोई पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे हैं जब तक कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज पुलिस की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया इस मुतालिक और ये बताया गया कि जी मरीम नवाज़ की इस हरकत से कितने सब लोग खुश हुए हैं, पुलिस का मोराल कितना बुलंद हुआ है और कितना ज़्यादा जो वहाँ पर मौजूद थी ख़वातीन और एहलकार जिन्होंने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था वो कितने खुश हुए उनको देख के, उनका जोश वलवला कितना ज़्यादा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने उसमें लिखी। हालांकि ये अगर एक नॉर्मल रूटीन की तकरीब थी भी तो इस तरह का आपको अलग से उसका जायज़ा लेकर उसका एक प्रेस रिलीज़ जारी करने की कोई आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन असल में बात ये थी कि जो इतनी ज़्यादा तनकीद हुई हर तरफ से तो उसके बाद ये अमल फिर करना पड़ा कि दोनों नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जारी करने पड़े ताकि लोगों की तनकीद का थोड़ा बहुत जवाब दिया जा सके। लेकिन बहरहाल फिर भी तनकीद का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद फिर जो ज़्यादा बुरी बात थी वो ये थी कि कुछ PMLN के भी लोग फिर मैदान में उतरे मरीम साहिबा को डिफेंड करने के लिए और वो अजीबोगरीब से जो ट्रोल अकाउंट होते हैं उनकी तरफ से अजीबोगरीब से लैंग्वेज में बात की जा रही थी PTI वालों के लिए या उनके सपोर्टर्स के लिए कि जी उन्होंने आज मरीम नवाज़ की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीरों पर जो बातें की, जिस तरह लगा है कि उन्हें बड़ी मिर्चें लगी और बड़ा एंजॉय किया, तो उन्होंने बड़ी घटिया सी गुफ्तगू की हुई थी। और मरीम नवाज़ साहिबा इतनी फ़ारिग थी कि वो बैठ कर रात को उन तमाम ट्रोलिंग अकाउंट के ऊपर जो है वो कोट ट्वीट कर रही हैं, किसी को हंसते हुए, किसी को अजीब व गरीब किस्म के इमोजीज़ के साथ जो है वो ट्वीट कर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इनके कैलिबर का कि मतलब आप समझते हैं कि एक CM के पास इतना वक्त होगा कि वो बैठ के सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए लोगों को देख रही है या उनका जवाब दे रही है और जो उनकी तरफ से लोग वापस जवाब दे रहे हैं बदतमीज़ी करते हुए उनको वो अप्रिशिएट भी कर रही है वगैरह।
अंदाज़ा लगाएं आप इनकी मेंटालिटी का, मतलब बचपन ही नहीं जा रहा 55 में भी, ये सूरत हाल है। तो बहरहाल क्या इस पे आप मज़ीद बात कर सकते हैं, काफ़ी इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन बचाने की कोशिश की गई है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा को कहीं पे इसके ऊपर कोई लीगली प्रॉब्लम ना हो। तो ये नोटिफिकेशन सामने तो आया है, लेकिन वैसे ऑनेस्टली इस नोटिफिकेशन में भी यही है कि आप जो जहाँ पर तकरीब कर रहे हैं, ख़िताब करें, वहाँ पर तो पहन सकते हैं, ये तो नहीं इसका मतलब है कि आप सारा दिन उस वर्दी में घूमते रहें। और आज मरीम साहिबा ने यही किया है कि जाकर जनाब वो वज़ीर आला हाउस पहुँच गई, उसी वर्दी के अंदर ही स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब उनके सामने बैठे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, और जो उनके वज़ीर शज़ीर हैं आसपास उनके साथ बैठी हुई हैं और उनसे मुलाकात हो रही है। तो ये आज इन्होंने सारा दिन जो है वो कमाल किया है। और उसी अब वो मतलब इतना बचपना लग रहा था सीरियसली कि यार मतलब क्या है, आपका शौक़ ही नहीं पूरे हो रहे। तो ये सूरत हाल थी। तो बहरहाल उससे इसके बाद भी ये सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, ये एंटरटेनमेंट पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि हर रोज़ ये खातून जो कि फॉर्म 47 के ऊपर वज़ीर आला बनी है, असल में वज़ीर आला है नहीं, तो हर रोज़ इन्हें कुछ ना कुछ करना है ये बताने के लिए कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये उनकी एक मजबूरी भी है और एक शौक़ भी है, तो फिर अब आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, आज उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया कराची में, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक तो जनाब उन्होंने 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक एक वजाहत भी दी, और कमेंट कह लें उसे वो भी दिया कि जनाब मैं जब से चीफ़ जस्टिस बना हूँ उसके बाद से अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हुई, और ना मेरे तक ऐसी कोई शिकायत पहुँची है। ये दोनों बातें उन्होंने की कि अगर हुई भी है तो मेरे तक ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुँची, और ना मैं इस चीज़ को टॉलरेट करूँगा कि अदलिया के काम में किसी तरह की भी मुदाखलत हो, ये नहीं होनी चाहिए, ना मैं ऐसी किसी चीज़ को टॉलरेट करूँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आइन की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये चंद बातें। अब आप पहली बात तो ये देखिए कि कह कौन रहा है कि आइन की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद पूरी सहूलतकारी की है आइन की धज्जियाँ उड़ाने में। उन्होंने जिस अंदाज से पहले इलेक्शंस डिले को पूरा जवाज़ फ्राहम किए, फिर उसके बाद जिस अंदाज से उन्होंने एक मकबूल पार्टी से बल्ले का निशान छीना एक फजूल सी तौजी के ऊपर, और फिर उसके बाद जिस तरह से उनसे मखसूस नशस्तों का पूरा डाका डालने के लिए एक जवाज़ फ्राहम किया और उसके ऊपर खामोशी रखी, और फिर जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ उनके दौर में होती रही हैं अब तक और स्टिल हो रही हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने खामोशी रखी, उसके बाद किस अंदाज से वो आकर ये कह रहे हैं कि जी मैं धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो भाई पहली बात तो ये कि जिसने कानून की धज्जियाँ उड़ानी है, आइन की धज्जियाँ उड़ानी है, उसने इजाज़त लेनी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है आपसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, उन्हें पता है कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आना है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी को कि वो आपको ऑन बोर्ड ले हर बात के ऊपर, या आपसे जो है वो इजाज़त ले आके। तो बात यही है कि कुछ लोग पहले ये काम पीसीओ के तहत किया करते थे, अब पीसीओ के बगैर ये काम हो रहा है, लेकिन काम वही हो रहा है। और फिर पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर कराची में गए हैं, सिंध हाई कोर्ट, और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक है, इसको बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश की, थोड़ा सा जैसे आप एक वाक़े की अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह का तासुर बन रहा है। यानी आप आके पब्लिकली ये कह रहे हैं। अव्वल तो इस पर भी एक तनकीद हो रही है कि आम तौर पर ये रिवायत नहीं रही है कि कोई भी सब जुडिस मैटर हो जो कि समाअत चल रही है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सब जुडिस मैटर के ऊपर कोई भी जज ओपनली पब्लिक में आके कोई भी राय दे, ये कभी नहीं होता। तो एक तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि एक समाअत हो रही है एक मामले के ऊपर और आप पब्लिकली उस पर राय दे रहे हैं। दूसरी जो इस पे तनकीद है वो ये बन रही है कि आपने जो राय दी उसमें तो आप उसको जैसे मामले को थोड़ा उसकी अहमियत को कम कर रहे हैं, उसकी संगीनी को कम करते नज़र आ रहे हैं, कि जैसे ये तो कोई बात ही नहीं है, उसको जैसे नॉर्मल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और कुछ ये भी ख़बरें भी हैं और कुछ ये एक एनालिसिस भी है कि जो अभी उन्होंने उधर जाके मुलाकात की है, फिर सिंध हाई कोर्ट में जाके जजेस से मुलाकातें हुई हैं, तो इन तमाम मुलाकातों में बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि उन जजेस की तरफ से भी जो रिजर्वेशंस हो सकती थी, जो उनकी तरफ से तजावीज़ आ सकती थी, उनके हवाले से मामलात को जैसे वो क्या एक कहते होते हैं मैनेज करने की कोशिश हो या सेटल करने की कोशिश। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो 6 जजेस का मामला है इसको फिर
एक कारपेट के नीचे फेंकने या इसको दबाने या उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए बाकायदा एक पूरा पीछे होमवर्क हुआ है। क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एक फुल कोर्ट मीटिंग की थी, मैंने उस दिन भी आपको ये बात कही थी कि उनका ये कहना कि आइंदा मुदाखलत हुई तो मुत्तफ़िका फ़ैसला करेंगे, मुत्तफ़िका बात करेंगे वगैरह, तो एकदम क्या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बिल्कुल अच्छे बच्चे हो गए। उससे पहले उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या क्या कुछ हो रहा है जजेस के साथ, जबकि वो जजेस लिख लिख के दे रहे थे उन्हें। तो वो भी एक ऐसी कोशिश थी कि जैसे आप उन जजेस को एतमाद में ले रहे हैं कि भाई अभी ठीक है, थोड़ा चुप कर जाओ, आइंदा नहीं होगा वगैरह वगैरह। और अभी जो चीफ जस्टिस साहब भी दौरे कर रहे थे, उससे भी बज़ाहिर ऐसा तासुर मिला मुझे तो कि जैसे वो भी कहीं ना कहीं बैकडोर किसी सिफारतकारी में ही कोशिश में ही थे। अब इससे ज़्यादा मैं खुल के बात नहीं कर सकती वरना फिर हमें भी नोटिस आ जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं, आइंदा आने वाली समात में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और अभी इस समात के वाले से नोटिस भी आ गया रोस्टर का। और इंटरेस्टिंगली ईद से पहले जज साहब ने ये कहा था कि जी इस पर हम फुल कोर्ट बुला लेंगे बाद में, क्योंकि अभी सारे जजेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन ईद के बाद इस पर फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि फुल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अब बज़ाहिर इस मुतालबे से भी, इस इंदिया जो उन्होंने दिया था उससे भी पीछे हट गए चीफ साहब। और फिलहाल वही जो बेंच बना था वही आगे समात करता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 7 रुकनी था, अब वो याया अफरीदी साहब अलग हो गए हैं तो 6 रुकनी रह गए। तो अब 6 रुकनी बेंच ही समात करेगा और चीफ जस्टिस साहब उसको हेड करेंगे। तो नो फुल कोर्ट अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू रोस्टर। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत भी हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर, और फिर मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक दबाव बना, जिसके बाद एक हमने पॉजिटिव चीज़ ये देखी कि कम अज़ कम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की, उनकी फ़ैमिली की मुलाकात करवा दी गई हसान नियाज़ी के साथ, और इसी तरह इबाद फ़ारूक की फ़ैमिली की भी उनसे मुलाकात करवा दी गई। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने उसके बाद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की है कि हसान नियाज़ी साहब बिल्कुल खैरियत से माशाल्लाह, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त व तवाना और हशाश बशाश हैं, और उनकी मुलाकात हो गई है, और जिसके बाद अब वो बिल्कुल मुतमईन हैं और फैमिली भी खुश है और वो भी खुश हैं वगैरह। और इसी तरह से उनकी फ़ैमिली के ज़राए भी ये तस्दीक कर रहे हैं कि इबाद फ़ारूक साहब भी खैरियत से हैं, और बज़ाहिर उनकी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं किसी किस्म की सामने आई। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर माशाल्लाह दोनों ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फिर इस सारे स्टंट का मकसद क्या था? ये बीच में से उनको गायब किया ही क्यों गया था? एक रूटीन की चीज़ चल रही थी तो उसी तरह क्यों नहीं चलने दी गई? तो बज़ाहिर इसका यही मकसद लगता है कि एक पैगाम दिया गया जैसे खान साहब को भी कि भाई कुछ भी मामलात हो सकते हैं। तो ये एक बीच में एवं ही झटका मारना होता नहीं, इस तरह का कोई झटका ही लग रहा था। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि दोनों जो कप्तान के टाइगर हैं वो डटे भी हुए हैं और इसके साथ साथ वो खैरियत से भी हैं। अब कप्तान के एक और टाइगर की बात कर लें जो कि ज़रा थोड़ा सा लाउबाली सा टाइगर है, और वो है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब से मुलाकात में शेर अफजल मरवत साहब को डांट भी पड़ी। और मज़े की बात है, शेर अफजल मरवत साहब इतने दिलचस्प इंसान हैं कि बाहर आके बाकायदा अपनी डांट का इजहार भी कर दिया कि हाँ मुझे मेरी सरजनिश हुई है, मुझे डांट पड़ी है। मतलब आमतौर पे कोई बंदा इस तरह भी नहीं करता कि अंदर किसी को डांट पड़ी हो, बाहर आके आप बता दें कि जी डांट पड़ी है। तो आज शेर अफजल मरवत साहब को जो सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर खान साहब ने उनकी थोड़ी क्लास ली है। और इसके अलावा जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से मामला चल रहा था उस पर भी फर्दर फ़िलहाल ये लग रहा है कि जो शेर अफजल मरवत साहब का मामला था उसी को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वही कैंडिडेट होंगे। हामिद रज़ा साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी हुआ है कि जी वो किसी कमेटी की चेयरमैनशिप में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अगर खान साहब कोई देंगे तो वो देख लेंगे जिम्मेदारी, अदरवाइज़ वो इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब की भी जो आज गुफ्तगू हुई, उसके बाद उमर अयूब साहब हों या बैरिस्टर गौहर साहब हों, उनकी तरफ से भी ऐसे ही बयानात आए हैं कि हमारे कैंडिडेट वही हैं जो खान साहब ने फ़ाइनल किए थे, और फ़िलहाल तक उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम ही सामने रखा हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ भी था उनकी राह में तो फ़िलहाल शायद वो सॉर्ट आउट हो गया है, और खान साहब ने भी क्लास लेके उसके बाद उन्हें ये कह दिया है कि जी आप आगे मोहतात रहें।
इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि खान साहब ने जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के साथ मामलात हो रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज ख़ास तौर पर ये बात की कि भाई कहाँ हैं ख़वातीन के हुकूक की तंजीमें जो छोटी छोटी बातों पर इतना शोर मचाया करती थी, और अब साल होने वाला है, हमारी ख़वातीन जेलों में है, बोगस मुकदमात में उनको जिस तरीके से लटकाया गया है और जिस तरीके से उनके ज़मानतें तक नहीं होने दी गई हैं, तो इस मामले के ऊपर कोई खामोश क्यों है? क्या आप किसी को नज़र नहीं आ रहा कि ये भी ख़वातीन है? तो इसके ऊपर बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। आज भी मैं देख रही थी सनम जावेद जो है वो मौजूद थी एक और पेशी में, और आज के रोज़ भी जो वो दुपट्टा पहन के आई थी उस पर भी इमरान खान और उनकी रिहाई से मुतल्लिक और पीटीआई से मुतल्लिक नारे वारे लिखे हुए थे, चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये सब था। तो वो उनकी यकजहती का इजहार वैसे ही रहता है। और फिर जाते जाते वो भी कि कोई ऐसी मतलब इमरान खान या शेर अफजल मरवत टाइप के कबीले की खातून है कि जाते जाते फिर आग लगा जाती है, मतलब उन्हीं की कैद में है और उन्हीं को जाते जाते कोई ना कोई चुटकी काट के चली जाती हैं। तो आज भी कैदी वैन से बोलती बोलती जा रही हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो तो गलती से वज़ीर आला बन गई, उसको तो वैसे ही एंटरटेनर होना चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि सारी दुनिया इस बात पे बात कर रही है कि बेसिकली मरीम नवाज़ ही उनको अंदर मुसलसल रखे हुए हैं और वो नहीं चाहती हैं कि वो बाहर आएँ, और उसके बाद वो फिर उनको जाते जाते बातें सुना के चली गई हैं। तो वो भी अपने मिजाज की एक अलग ही दबंग किस्म की खातून वैसे पाई गई हैं। आमतौर पर बंदा देखता है कि यार मैं एक मुश्किल में हूँ तो चलो मैं फ़िलहाल ज़रा चुप कर जाऊँ, जैसे मरीम नवाज़ करती थी कि चलो जी ट्विटर 6-6 महीने 8-8 महीने खामोश है, एक ट्वीट नहीं आती थी, और अभी भी ऐसे करती हैं। ये बाबल नगर वाला वाक़या चूँ नहीं इन्होंने की, तो उनको पता है कि उन्होंने किधर बोलना है किधर नहीं बोलना। वैसे आज वो खिताब में ये बात कह रही थी कि मैं इतनी आसानी से वज़ीर आला नहीं बनी, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि नवाज़ शरीफ की बेटी है इसलिए वज़ीर आला बन गई है, बल्कि मैं कोई आग का दरिया पार करके वज़ीर आला बन गई। मतलब इस तरह की बातों पर सिर्फ आप हंस सकते हैं। मतलब है कि आप ने कोई पीएचडी की हुई है गलत बयानी करने की। पहले आप कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर जायदादें भी निकल आईं। फिर आप कहती हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो, ये वो सारा वो बयानियाँ, उसके बाद वो सारा बयानियाँ झूठ साबित हुआ, पता चला पीछे के वो तो बूट पॉलिश वाला आसान रास्ता था जो आपने चुना। और उसके बाद अब आप कहती हैं कि जी आप असली वज़ीर आला हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आप जाली वज़ीर आला हैं। उसके बाद अब आप ये कहती हैं कि जी आप बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, और इसलिए नहीं पहुँची कि जी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की आप बेटी थी। तो सारी दुनिया को पता है कि अगर आपके नाम के साथ शरीफ ना लिखा हो तो आपको आने किसने आगे देना था? आपकी पार्टी में कोई बंदा आगे आ सकता है जिसके नाम के आगे शरीफ ना लिखा हो? तो कौन से आप दुनिया में बैठ के किस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं? वैसे आज ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात का ना मेरा ख्याल मुकाबला था, चाहे वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे या चाहे वो अपनी मरीम नवाज़ साहिबा थी। तो मुश्किल हो रहा था ये जज करना कि कौन ऐसे बयानात में आगे निकल गया है। तो बहरहाल आज काफ़ी ये चीज़ें जो थी वो आपको मटेरियल मिलता रहा जिसके ऊपर बात होती रही सारा दिन। अब जी बता दें आपको कि गंडापुर साहब जो हैं जी, उनका अभी आज जो खिताब था बड़ा सख्त खिताब था जो उन्होंने यौम तासीस के मौके पर किया, और उन्होंने कहा कि जी यौम तासीस पे उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है जो जिसका मैं वज़ीर आला बनाऊँ, ये सूबा इतनी अहलियत रखता है कि ये अगर गया उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ तो फिर खान भी हमारे साथ वापस आएगा और हुकूमत भी गिरा के आएगा। तो इसको बहुत से लोग इस तरह कह रहे हैं कि ये बेसिकली उन्होंने धमकी दी है कि जी विफाक पर कोई हमला आवर होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और कोई कब्ज़े का प्लान है इनका या कुछ इस तरह की चीज़ें। उन्होंने साथ में कहा है कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिलें और जो आइंदा चंद दिनों में कुछ चीज़ें होनी चाहिए खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, हमारी और जो हमारे कंसर्न्स हैं उससे मुतल्लिक, अगर वो नहीं होती तो हमारे पास ये हक महफूज है कि हम एहतजाज करेंगे और भरपूर करेंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। तो आज काफ़ी सख्त बोले हैं गंडापुर साहब, लेकिन ये सिर्फ सख्त बोले ही हैं या कुछ करेंगे भी? बज़ाहिर तो आज जो इन्होंने एक 6 जमाती कमेटी बनाई है जिसने जलसों का ऐलान किया, 5 मई को ये कराची में और फिर 10 मई को फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं। और अगैन वही बात जो मैंने पहले भी आपको कही थी कि बहुत लंबा बीच में गैप दे देते हैं। अभी पहले भी कराची में जलसा 28 तारीख को होना था, उसको पोस्टपोन कर दिया, तो उसकी वजह से वो अभी तक मोमेंटम बना ही नहीं है, वो मोमेंटम जो कि हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर डाल सके। तो फिल वक्त भी हमें यही नज़र आ रहा है, अभी जलसों का ऐलान हुआ, लेट्स सी ये जलसे इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि ये जलसों में आप वाकई क्या मोबिलाइज़ कर सकेंगे लोगों को, और अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और मशीनरी स्टेट मशीनरी यूज़ करके रोका जाता है तो फिर क्या आप लोग जलसा करने से मना हो जाएंगे या फिर भी जलसा करने में कामयाब होंगे? तो ये एक टेस्ट केस होगा और ये भी देखना होगा कि फ़र्दर उसकी तारीख अब की बार आगे तो नहीं कर दी जाएगी, तो ये भी एक टेस्ट केस होगा। लास्टली जी बुशरा बीबी से नईम हैदर पंजोता साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने भी ये बताया कि उनकी
तबीयत से मुतालिक जो कंसर्न्स थे वो जेन्युइन हैं, स्टिल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बाएं बाजू में तकलीफ़ है, पसलियों में तकलीफ़ है, किडनीज़ का भी वो तो बता रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने बताया कि जी उनको पहले ये मसाइल कभी नहीं रहे, ना सेहत के हवाले से उन्हें कोई ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना कोई हार्ट का इशू, ना कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम, लेकिन अब वो हर तरफ से अपनी शिकायत बता रही हैं कि उनको कभी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, कभी इस तरह के सिम्टम्स हैं कि उनकी ECG ठीक नहीं आ रही, तो इस तरह के मामलात हैं। तो वो काफ़ी इसके ऊपर अपना कंसर्न शो कर रहे थे और साथ में अब वो फिर मेरा ख्याल है अदालत के थ्रू इसका फर्दर दबाव बढ़ाएंगे कि उनका प्रॉपर चेकअप हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।